हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आप में से बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि सर ने एक बार कहा था मेरे डिस्कशन लेके आऊँगा, मोटिवेशन वाली क्लास लेके आऊँगा, लेकिन अभी तक लेके नहीं आए या शायद मिस तो नहीं कर गए। लेके आऊँगा बेटा, अभी मैं फ्लो में था तो मैं समझ तो गए होंगे। आएगा आएगा, आपकी आंखें खोलूँगा, मेरा डिस्कशन लेके आऊँगा, बताऊँगा आपको कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है सर, लास्ट टाइम तक आपने क्या क्या बता दिया था। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, उसका टाइम कांस्टेंट निकाल के ले आए थे, राइज टाइम देख लिया था, सेटलिंग टाइम देख लिया था। आज हम क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पहले थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि जब मैंने सेटलिंग टाइम की बात करी थी तो मैंने क्या माना था, हमने आपको बताया था कि ये 2% बैंड के लिए निकाली थी अपन ने, है ना। दिस इज नथिंग बट द 2% का एरर बैंड माना अपन ने। 2% की एरर ऑलवेज विल बी देयर। सो 2% इसको एरर बैंड बोलते हैं। 2% के बैंड में आपकी कहानी आई 4 टाउ, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी कभी ये परसेंटेज चेंज करके वो 3% भी पूछ सकता है, 4% भी पूछ सकता है ना, 5% भी पूछ सकता है। और आइडियली यदि पूछेगा, आइडियली यानी कि देयर इज अ नो एरर वाले केस में यदि पूछेगा तो फाइनल वैल्यू को अटेन करने के लिए कितना समय लगेगा वो भी हम निकालेंगे। और आप समझ लो कि देयर इज अ नो जीरो, मतलब कौन सा बैंड, 0% बैंड। सो एग्जामिनेशन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे कि आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द सेटलिंग टाइम इन द एरर बैंड 3%, फाइंड आउट द सेटलिंग टाइम फॉर द एरर बैंड 5%। तो जब 2% की बात थी तो हमने कैसे 4 टाउ फाइंड किया सर हमारे पास कहाँ है फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। 1 - e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ये निकाल के लेके आए थे। हाँ, 1 - e टू द बराबर। सो आओ जरा यहाँ पे, सपोज 5% एरर बैंड की बात होती है ना। एग्जामिनेशन में ऐसा आया कि फाइंड द सेटलिंग टाइम फॉर द एरर बैंड 5%। तो 5% का मतलब क्या जो सेटलिंग होनी है, ग्राफ से बताना पड़ेगा आप लोगों को। देखो ध्यान से, ये आउटपुट है। अब ये जो गैप दिखाया गया है, ये 5% एरर बैंड दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 5%। तो 5% का एरर बैंड होना मतलब फाइनल वैल्यू जो है, जैसे कि फंक्शन आपने क्या लिया था, ct इक्वल टू 1 - e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। k की वैल्यू मैंने 1 ले ली थी बेटा, ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज। ओके सर, 5% का इसकी फाइनल वैल्यू क्या थी बेटा, 1। 5% का ये मतलब है कि ये 95% तक रीच होने में कितना समय लगेगा उसकी बात किया जा रहा है। 5% कम कर दो ना 100% में से, मतलब 95%, यानी कि फाइनल वैल्यू का 95% तक इसको सेटल डाउन होने में कितना समय लग रहा है वो पूछा जा रहा है। और 1 का फाइनल वैल्यू इज नथिंग बट 1 का 95% निकालोगे, सो दैट इज द 0.95। इसमें तो किसी दुनिया में किसी को मतभेद हो नहीं सकता ना। इतना रीच होने में जितना समय लग रहा है वो पूछा गया आपसे। तो 1 - e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ठीक है भैया। अगेन एलसी उठाया जाएगा और तुरंत आप भी सॉल्व करना सीखिए, है ना, टीपना नहीं है। ln इसको जब हम इधर लाएंगे, सो e टू द पावर माइनस t बाई टाउ इज इक्वल टू 0.05। Now ln 0.05 is equal to, this is nothing but minus t by tau is equal to minus 2.99, approximately 3. So t is equal to 3 tau. तो 5% गैप के लिए ये आएगा। अब क्या होगा देखो, एग्जामिनेशन में जो बैंड पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए। या तो 0% हो सकता है, या फिर हो सकता है कितना 5% जो अपन ने कर लिया, या 2% या 3%। तो या तो हम डायरेक्टली वैल्यू याद कर लेंगे
और लोड यदि नहीं लेना है तो सर कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए हैं, वो 5% क्या 25% एरर बैंड भी दे दिया ना बना के, तो भी कर देंगे सर। अरे इन बात समझ में? तो आपने देख लिया 2%, ये देख लिया 5% के लिए आपने देखा कि सेटलिंग टाइम जो है दैट इज नथिंग बट 3 टाउ। लेट्स फाइंड आउट द 4% एंड 3%। सर वो भी कर देते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। 4% गैप ले लिया मैंने ना। 4% का मतलब ये है कि आउटपुट की वैल्यू है 0.96 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना जी। सो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 0.04। अगेन बिंदास करिए। सो दिस इज नथिंग बट टी बाई टाउ इज इक्वल टू 3.21। सो टी एस सेटलिंग टाइम बोल लीजिए 3.2 टाइम्स ऑफ टाउ। ठीक, सो ये भी कहानी आपको हो गई क्लियर। यहाँ से ये कहानी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एंट्री भी लिख लेते हैं ना अपन, 3.2 आया यहाँ पे, वेर इसके लिए। सो सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 3.2 ऑफ टाउ। और देखो 95% पहले आएगा कि 96%? सर 95% पहले आएगा, तो इसमें जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा समय इसमें लगेगा। 4% में जितना समय उससे ज़्यादा यहाँ पे समय लगेगा, बिकॉज दिस इज 96% रीच करने में, 97 रीच करने में, 98% रीच करने में। समझ में आ रही है? जितना ऊपर जाएंगे समय बढ़ता जाएगा। अब हम 3% बैंड के लिए भी निकाल लेते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ सकता था ये, बट मैंने सोचा एंट्री करवा दी जाए, बिकॉज एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और अपन यहाँ पे कर लेंगे तो फायदा अपना ही है ना। सो 3% में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.97 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, बड़े आराम से। सो टी बाई टाउ इज इक्वल टू 3.5। सो यहाँ से टी सेटलिंग आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स ऑफ टाउ। तो ये कौन सी रेंज के लिए बेटा? सर हमारी रेंज है दिस। सो यहाँ पे सेटलिंग टाइम की एंट्री कर दो 3.5 टाइम्स ऑफ समय, आपका टाइम कांस्टेंट। ठीक, ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस 0% सेटल करने में समय जो लेगा उसको, उसकी वैल्यू कितनी है? आओ जरा ध्यान से, अगले पेज पे लेनी पड़ेगी, इसी पे ले लेता हूँ ना यार, नोट्स में बड़ी आसानी रहेगी आपको। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, कर दोगे इसमें कहानी को ख़त्म कर दोगे। देखो 0%, एग्जैक्ट 0% एरर पे जब निकालोगे तो आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। कैसे नहीं लगने वाला? देखो एग्जैक्ट 0% मतलब फाइनल वैल्यू रीच कर गया। फाइनल वैल्यू कितनी? 1, और यहाँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जैसे ही आपकी है सर 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो ये तभी पॉसिबल है जब इस t की वैल्यू जो है दैट इज इनफाइनाइट हो, या ये जो कहानी है इसकी वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी उसी केस में ये संभव है। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ही 0 होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारे पास निकल के आता है कि t बाई टाउ शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। सो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ टाउ। सर ये इनफाइनाइट, इसको डिफाइंड कीजिए, अनडिफाइंड मत छोड़िए। तो जब ये एम्बिग्युइटी आ रही है कि एग्जैक्ट 0% मान लिया तो रायता फैल गया, तो इस रायते को ना फैलने दें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट 0% को 1 ना मान के पॉइंट या 99.99% मान लो तो क्या दिक्कत? 99.99 इस लगभग व्हाट आप पहुंच ही गए, देयर इज नो एरर। बट चूंकि मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम आ गई, इसे सोल्व करने के लिए मैंने ये मान लिया कि 99.99% रीच करने के लिए कितना लगना है। अब देख लो जरा आप जरा ध्यान से कि 99 वाले बैंड के लिए हम निकाल लेते हैं। देखो 1 का 99.99%, सो लाइक दिस। सो ये हो जाएगा 0.9999, है ना? ये क्या हो जाएगा? इतना 0.999 ये लिख देंगे अपन। जरा ध्यान से देखो, कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना? इधर लिखेंगे हम 0.999
999 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, बराबर नहीं? चलो तो e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू दिस 1 माइनस दिस, सो ln.001 दिस 9.21। सो यहाँ से आपके सेटलिंग टाइम की वैल्यू आ रही है 9.2 टाइम्स ऑफ टाउ। सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में 0% वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एकदम आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। बाकी इनमें ये पूछ ले 1%, 2%, 3, 4, 5 कुछ भी पूछ ले, आप कर दोगे। क्यों कर दोगे? बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, इसलिए कर देंगे, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने में हमारे साथ क्या है लोचा कि सर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने डिस्कशन कर लिया है राइज टाइम के बारे में, ठीक है। राइज टाइम दैट इज डिनोटेड बाय TR, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके। हम सेटलिंग टाइम के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। देख लिया हमने राइज टाइम का संबंध टाइम कांस्टेंट से, देख लिया हमने सेटलिंग टाइम का भी संबंध टाइम कांस्टेंट से। अब सेटलिंग टाइम में आपको एरर बैंड दिया रहेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में एरर बैंड ना ही दिया रहे तो क्या करेंगे? जैसा मैंने बताया था, फंडामेंटली 2% एरर बैंड लेके चलना है हमें। कब? इफ नॉट गिवन, यानी कि एरर का बैंड 2% रहता है, ये लेके चलना है। कब? जब मेंशन ही ना हो एग्जामिनेशन में कि जस्ट पूछ लिया है सेटलिंग टाइम, फाइंड आउट द सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम, तो कौन सी एरर बैंड लेके चलना है? दैट इज द 2%। एरर ऑलवेज एग्जिस्ट, देयर इज नो थिंग लाइक 0% एरर गैप। समझ में आ गई ना बात? सर ये बात क्लियर है। नाउ एक और समय है जिसके बारे में हम चर्चा करना भूल गए, दैट इज नथिंग बट द डिले टाइम, ठीक है। हालांकि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम आएगा ना, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में फिर से ये पैरामीटर आ जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बता दिए, फर्स्ट ऑर्डर वाले से कभी क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड ऑर्डर वाले से क्वेश्चन आता, लेकिन बताना उचित है। चलिए, डिले टाइम वो टाइम है जब आपको जो रिस्पॉन्स है वो 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू पहुंच जाए। 50%, यहां मान लेते हैं कि दिस इज द 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू। तो यहां पहुंचने में जो समय लगेगा ना बेटा, उसे हम बोलते हैं डिले टाइम। दिस इज नथिंग बट द डिले टाइम एंड दिस इज नथिंग बट द 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू। यहाँ पे के है तो के ले लीजिए, समझ में आ गई बात। अब यही चीज मान लो आपको मैं लिखवाता बोर्ड पे कि टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू अटेन द 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड द डिले टाइम, तो मैं आपका समय किल कर रहा। आप भी तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो आप क्या करोगे? आपने समझ लिया कि सर ने डिले टाइम पढ़वा दिया है, अब आप रोकोगे वीडियो को और आप खुद लिख लोगे अपने, डिले टाइम इज नथिंग बट द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स to attain the 50% value of the final 50% of the final value is called the delay time। अब क्या होगा? आपका दिमाग बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा यार। आपने एक तो वीडियो में देख लिया, खुद से लिखा आपने, आपके दिमाग में फुटप्रिंट चले गए उसके कि यार डिले टाइम क्या होता है, मैंने खुद से लिखा है। हमारे टॉपर मयंक का कहना है, उसका इंटरव्यू जब मैंने लिया था तो उसने कहा कि सर जो मैं पढ़ता था ना, अब जब पढ़ता था तो पढ़ता था, ऐसा नहीं कि इधर पढ़ रहे और इधर एंट्री भी चल रही है साथ में, फिर तो बाईपास हो गया आपका दिमाग। फिर कहाँ आपने यूज़ किया? आपने वीडियो देखा और हाथ यूज़ करके लिख दिया ना। समझिए, अंडरस्टैंड करिए खुद से, और जो चीज़ आपको समझ में आ जाए उसके बाद वो नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा? इन्हांसमेंट होगा। अरे इससे टॉपर बनोगे आप, सीधी सी बात है। टाइम ले लिया ना मैंने समझाने के लिए, महत्वपूर्ण चीज़ों को समझाने के लिए समय लिया जा सकता है, और वो लिया गया समय फिर यूजफुल कहलाएगा। इन्वेस्टेड टाइम कहलाएगा, वेस्टेड टाइम नहीं। सो डिले टाइम क्या होता है? 50%। ओके,
तो क्या हम निकाल लेते हैं, चलिए फिर ये डिले टाइम भी निकाल लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिले टाइम की चर्चा हो रही है यहाँ पे। आओ जरा, आपका आउटपुट इक्वेशन क्या है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू, उसकी फाइनल वैल्यू थी 1, उसका 50% इज नथिंग बट 0.50 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 0.5। यस, अगेन कैलसी उठाना पड़ेगा और कैलसी उठा के हमें करना है 11.5 की वैल्यू। सो यहाँ से t इज इक्वल टू आ रहा है 0.693 ऑफ टाउ। सो ये है आपका डिले टाइम। डिले टाइम की भी हम वैल्यू लेके आ गए। डिले टाइम इज नथिंग बट 0.693 ऑफ टाउ। दिस इज द वैल्यू। नाउ फाइनली कंक्लूड कर सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे था, दिस टाउ इज नॉट द टाइम कॉन्स्टेंट, इट्स टाइम, ओह सही तो था, यस टाइम कॉन्स्टेंट ही तो है, ठीक है। राइज टाइम देख लिया था, 2.2 टाइम्स ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। सेटलिंग टाइम देख लिया अलग अलग जगह पे। यहाँ पे एक और एंट्री डाल लो एंड दैट एंट्री इज नथिंग बट द डिले टाइम। टी डी से डिनोट करेंगे डिले टाइम, और डिले टाइम इतना 0.693 ऑफ टाउ। हाँ सर, एक जगह लिख लिया तो बड़े काम के होंगे अब ये, है ना बेटा, समझ में आ गई ना बात। चलिए अब जैसा कि मैंने बोला था हम क्वेश्चन लेंगे। अभी तक जो भी सीखा उसमें क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे। स्वागत करिए पहले क्वेश्चन का। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 71 तक हम लास्ट यूनिट में कर चुके हैं और अपने सारे क्वेश्चन सीरीज में चल रहे हैं, क्योंकि एट द एंड मुझे बताना है ना कि 300 प्लस क्वेश्चन किए हैं, मैंने करवाए हैं। अ यूनिट स्टेप इज अप्लाइड एट t इक्वल टू 0। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सोल्व कराते टाइम हमेशा बोला हूं, रीड क्वेश्चन केयरफुली। टू अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, बहुत बढ़िया, एक चीज हमें मिल गई हमारी उसकी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, और जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा दिमाग तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा चीजों को विदाउट टाइम डिले। ओके, द रिस्पॉन्स हैज अ वैल्यू, आर कट गया यहां पे, चलो आर लिख लो जरा, रिस्पॉन्स, यहां से टी भी कट गया है। द रिस्पॉन्स हैज अ वैल्यू ऑफ दिस यूनिट 8, पर्टिकुलर टाइम दे दी कि रिस्पॉन्स की वैल्यू यानी कि आउटपुट की वैल्यू है 1.264 यूनिट, टी इक्वल टू इतना मिनट्स, एंड 2 यूनिट्स एट स्टेडी स्टेट। बहुत ही बढ़िया। सी इनफाइनाइट की भी वैल्यू दे रखी है, दैट इज द 2, और टी इक्वल टू 10 मिनट्स पे भी वैल्यू दे रखी है इतनी। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, वाह ट्रांसफर फंक्शन पूछ लिया यार सर, ये तो कमाल की बात हो गई। सर यदि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो ट्रांसफर फंक्शन तो होता है सर k डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ। ये है देखा हुआ है सर, हमने पक्का यही देखा हुआ है सर, आपने यही लिया है, हमने इसी को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसका जब c ऑफ t रिस्पॉन्स जो निकाला वो ये इनपुट के दिए, द यूनिट स्टेप इज अप्लाइड, हाँ इनपुट दे दिया उसने कि यूनिट स्टेप अप्लाई कर दो इस सिस्टम पे। इस सिस्टम पे हम यूनिट स्टेप अप्लाई जब किए थे, और यूनिट स्टेप अप्लाई करने के बाद हम इसकी इक्वेशन लेके आए थे, एंड यू रिमेंबर दैट इक्वेशन के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यू ऑफ टी, यह इक्वेशन थी। सर याद रखना पड़ेगा क्या? मत रखो यार, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले लो, पार्शियल फ्रैक्शन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड यू विल गेट दिस, सिंपल सी बात है। अच्छा सो के इतना आ गया सर? जी हाँ। अब जरा देखो यहां पे इसकी वैल्यू सी इनफाइनाइट, टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू, जैसे ही सी इनफाइनाइट रखोगे ये 0 आ जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ के, और इस के की वैल्यू राजा बेटा है 2, रानी बेटी इसकी वैल्यू कितनी है 2, कहां से आई 2 यूनिट्स एट द स्टेडी स्टेट। आ गया बात घूम फिर के, कहां पे यहाँ ये लिखा 2 यूनिट्स एट स्टेडी स्टेट एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट वैल्यू।
सो यहाँ से k की वैल्यू क्या ये बताएगा कोई मुझे? सर 2 वैल्यू आ गई k की, बहुत बढ़िया। क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा? ट्रांसफर फंक्शन में k की वैल्यू चाहिएगी, तो वो आ गई मेरे पास 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ। नाउ टाउ की वैल्यू यदि आ गई तो यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन जो इसने आपसे पूछा है। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पे नहीं है ना जनरल क्वेश्चन ले लिया, ऑप्शंस रहेंगे, उसमें देखना है आपको। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें सर? एक और इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन क्या है कि रिस्पॉन्स इज अ वैल्यू ऑफ 1.264 यूनिट्स एट t इक्वल टू 10 मिनट्स। अच्छा, तो सिंपल सी यहां से कहानी चलेगी। देखो जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू c की वैल्यू है 1.264, ओके, और ये है कहां पे? t इक्वल टू 10 मिनट्स पे। k की वैल्यू आप लेके आ गए, दैट इज 2, 1 माइनस e टू द पावर माइनस ये 10 मिनट्स में लिख दिया मैंने, दिस इज नथिंग बट द टाउ। कहानी क्लियर है? अब यहां से किसकी वैल्यू आएगी? आपके टाउ की वैल्यू आएगी। जरा फाइंड करके देखें जरा कितनी आती है। हाँ जी बिल्कुल सर। सो दिस इज नथिंग बट 1.264। एग्जामिनेशन में भी बड़े इत्मीनान से करेंगे, एकदम हरी नहीं करेंगे। हरी किस टाइप की करोगे? 2 का मल्टीप्लाई यहां तो कर दोगे, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई यहां नहीं करोगे, और यहां नहीं किया तो लंका लग जाएगी। चलो, तो ये उठा के मैं इधर ले आता हूं, ध्यान से देखो जरा। दिस इज नथिंग बट 2e टू द पावर माइनस t बाई टाउ इज इक्वल टू 2 माइनस दिस 1.264। ठीक है, इसकी वैल्यू आई है 0.736 और 2 से डिवाइड 2e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। इसका 2 से डिवीजन करते हैं, कर दिया, और उसका ln ले लेते हैं, ले लिया, तो ये आया लगभग 1 आया है। सो t बाई टाउ इज इक्वल टू 1, और यस 1 आया है। सो दिस इज नथिंग बट, इसकी वैल्यू हमें पता है ना 10 मिनट्स यहाँ, तो टाउ इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अच्छा, टाउ भी वही आया जो समय ये लगा, तो इसका मतलब पक्का ये फाइनल वैल्यू का 63% होना चाहिए। देखते हैं जरा क्रॉस वेरीफाई हम सही किए कि नहीं। आपको पता है ना टाइम कांस्टेंट क्या होता है? यहाँ पे टाइम कांस्टेंट भी 10 मिनट्स आया, एक समय दिया था वो भी 10 मिनट्स आया, मतलब ये टाइम कांस्टेंट ही है। और टाइम कांस्टेंट की परिभाषा ये है कि 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू। सो 2 का 63% निकाल लो, तो जरा ये वैल्यू कितनी आती है? ये वैल्यू यही लिखी है, जो आई है वो यहाँ लिखी है, मतलब ये खुद एक टाइम कांस्टेंट ही है। इस 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू इसमें देखो 2, जितना टाइम लगेगा वो टाइम कांस्टेंट, और अपना भी 10 मिनट ही आया है। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। जैसे ही टाउ आ गया, आपको इस ट्रांसफर फंक्शन में रखने की जरूरत है 1 प्लस एस एंड टाउ की वैल्यू रखनी है 10, और ये है मिनट्स में। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। नाउ मान लो आपके ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में कुछ ऐसा है कि यहां से 10 कॉमन निकल चुका है। सो ये हो चुका है 10, यहां बचा है s, और यहां बचा है 0.1, तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू s 0.1। इसको भी लिख दिया उसने 1/5 को 0.2 डिवाइड बाय s प्लस 0.1। ऑप्शन में चूज कर लेंगे, घबराना नहीं कि यार ये जो मैं लेके आया वो तो है ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार। अच्छा सर, समझ में आ गया सर, एवरीथिंग इज क्लियर सर, कुछ भी इसमें पंगा नहीं है, पक्का? हाँ, जो पूछा वो कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया। अब देखो, अब एक और मजे की बात, सर हम मान लो भूल गए ये ट्रांसफर फंक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ये होता है, हमें नहीं मालूम। अरे जरूरी नहीं कि जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी ले ले भाई, ट्रांसफर फंक्शन को एक काम करना, ट्रांसफर फंक्शन को ये ले ले, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम चाहिए बस। लेट्स एज्यूम द ट्रांसफर फंक्शन इज दिस s प्लस a,
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, गेन होगा इसलिए ए लिया, और एस प्लस समथिंग होगा इसलिए भी ए ले लिया, जो भी है मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर, इसको एग्जीक्यूट कर दो, सारी चीजें दी हुई है, यू विल गेट द सेम थिंग जो हमें यहाँ मिली है। क्लियर है कहानी? सो घबराने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए। अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम जी ऑफ एस इज इक्वल टू इतना। अब देखो पहली यूनिट में जो कॉन्सेप्ट सिखा था ना उसको मस्त तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर अ यूनिट स्टेप। सारी चीजें पहले ध्यान से पढ़ते जाइए। ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है एक सिस्टम का, ये रहा। फॉर ए यूनिट स्टेप उसने लिख दिया, फॉर ए यूनिट स्टेप input to the system the approximate settling time for 2% criteria is। देखो आपको चाहिए सेटलिंग टाइम, और सेटलिंग टाइम फॉर द 2% रेंज आपको पता है 4 टाउ होती है। दिस इज फॉर द 2%। ये आपको कैसे याद है? बिकॉज ऑलरेडी यू डिराइव्ड, और मैंने बोला जब ये 2% लिखा भी नहीं होता, सिंपल आपसे ये पूछा होता टू द सिस्टम द अप्रोक्सीमेट सेटलिंग टाइम इज, तो भी 2% लेके चलते, लेकिन 2% दे भी दिया, हमें तो 4 टाउ सर हमने तो याद ही कर लिया। आपने बोल दिया कि 2% इतना महत्वपूर्ण, हमने याद कर लिया 4 टाउ है सर, तो अब सिर्फ और सिर्फ टाउ की वैल्यू यदि निकाल ली तो कहानी क्लियर हो जाएगी सर। अच्छा कहां से निकालेंगे टाउ की वैल्यू? सर सिस्टम से निकालेंगे। सिस्टम क्या है? सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 100 डिवाइड बाई s प्लस 1 s प्लस 100, हियर इट इज। अब पहली यूनिट में हमने कौन से सीखा था कि सर ये s प्लस 100 और ये s प्लस 1 है सर, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, इसकी तो लंका लगा दो, इसको तो हटा ही दो, इसका तो मतलब बचा ही नहीं है कि नहीं? कैसे सर? हमने देखा था कि इसमें 2 पोल हैं, 2 पोल है ना राजा, एक है s प्लस 1, सो ये -1 है एक, और बहुत दूर है -100। ये इनसिग्निफिकेंट पोल है, ये सिग्निफिकेंट पोल है। कैसे पता चला इनसिग्निफिकेंट? हमने बताया था दिस डिवाइड बाय दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब रिकॉल करवा दिया ISP डिवाइड बाय SP शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 5, और यहाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है बिकॉज ISP इज 100 और दिस इज 100 इज ग्रेटर इक्वल टू 5। यस, ये इनसिग्निफिकेंट पोल है, इसको टाटा बाय बाय कर दिया जाए। वाह, ये तो रिदम हो गया, टाटा बाय बाय कर दिया जाए। ओके, तो भाई कैसे हटाएंगे इसको? इसको हटाने का हमने तरीका आपको बता दिया था, या तो डीसी गेन से जाइए, डीसी गेन इंटैक्ट रहना, या फिर मैंने क्या बोला था टाइम कांस्टेंट मेथड से चले जाइए, या इसकी जगह इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा 100 0 पुट कीजिए, जो भी बचा उससे इसको काट दीजिए, कहानी खत्म। सो इसका ट्रांसफर फंक्शन का अप्रोक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन हो गया, और वो फर्स्ट ऑर्डर में हो गया 100 डिवाइड बाई s प्लस 1, यहाँ इसकी जगह 0 रखा तो दिस इज नथिंग बट 100, सो ये हो गया 1/s प्लस 1। दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड ट्रांसफर फंक्शन, और ये फर्स्ट ऑर्डर में हो गया, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपके इस क्वेश्चन को ले लिया। अच्छा, तो सर यहाँ से हमें पोल की वैल्यू तो पता है सर, और ये है -1, और जैसे ही पोल की वैल्यू पता है सर, टाइम कांस्टेंट की भी वैल्यू पता है। टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो द मैग्नीट्यूड है इसलिए माइनस भगा दिया, सो दिस इज नथिंग बट द 1 सेकेंड, और ये जैसे ही 1 सेकेंड आया, सेटलिंग टाइम जो आपसे पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। वेयर इज द 4 सेकेंड? हेयर इज द 4 सेकेंड। मजा आया कि नहीं आया? आगे आइए, मजा तो और आएगा, थोड़ा सा पानी पी लूं। क्वेश्चन है इफ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, बहुत ही बढ़िया लिख दिया ना, तो बड़ा सहूलियत हो गई हमारे लिए। और एक और कहानी आप ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन नंबर 74 है, एंड इट्स अ टाइम रिस्पॉन्स टू अ यूनिट स्टेप इनपुट। इनपुट की जानकारी हमेशा रखिएगा, यूनिट स्टेप दिया और यूनिट स्टेप में हम ये वेवफॉर्म देख के आर शोन इन द फिगर, फाइंड द गेन k की वैल्यू। वेयर इज द k भाई? Here is the k। इस k की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, और इसने दिया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा। आपको इसने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लिया, आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन याद रखा था k डिवाइड बाई 1 प्लस s टाउ, लेकिन उसने क्या किया, उसमें भी एक नेगेटिव फीडबैक जोड़ दिया। मतलब अब इसका एक ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए और आगे बढ़िए आप।
ये स्टैंडर्ड है, ये जनरलाइज है। जब कुछ भी नहीं दिया तो हम ये मान लेते हैं, लेकिन जो दे दिया है तो दिए हुए चीज से आगे बढ़िए, ये भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनेगा। आप जब इसे एग्जीक्यूट करोगे तो देख लें जरा क्या आता है, फिर मैं अपनी कहानी करूंगा। सो k डिवाइड बाई इतना डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच, आपको तो पता है दिस इज नथिंग बट g ऑफ s 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s, ये होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस गिवन कहानी। g ऑफ s और उन सब की वैल्यू रखोगे तो मैं एस सुन एस जल्दी से जल्दी इसको करना चाहूँगा। सो 1 प्लस 1 प्लस दिस, सो 1 प्लस एस टाउ इधर आ जाएगा, 1 प्लस एस टाउ प्लस के, ये आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। ये कौन सा ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है भाई? एस है। तो पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, चेंज हो सकता है, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसको जब कैलकुलेट करो ऑर्डर ही चेंज हो जाए, नहीं। ये दे दिया है तो इससे बढ़ेंगे, नहीं दिया होता तो ये ट्रांसफर फंक्शन मान लेते। ये जनरल इक्वेशन है, जनरलाइज्ड इक्वेशन। ओके, सो यहां से आप देखोगे कि ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आ रही है k डिवाइड बाई 1 प्लस k प्लस एस टाउ। ओके यारा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन k की वैल्यू बताइए पूछा है, ठीक है। चलो अब इसकी फाइनल वैल्यू दी हुई है इसने, here is the final value and that final value is nothing but the 0.8। ये c इनफाइनाइट है या नहीं बताइए? c इनफाइनाइट पता कर सकते हैं, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। c इनफाइनाइट आराम से निकाल सकते हैं इसकी, यस और नो, और यूनिट स्टेप इनपुट दिया है तो दो रास्ते हैं। c इनफाइनाइट इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट वैल्यू, यस और नो। तो ये निकालने के लिए आप काम करिए, c ऑफ t लेके आइए। तो इस ट्रांसफर फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, ILT लेना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रांसफर फंक्शन पे आप इनपुट अप्लाई किए हैं क्या, 1/s फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यूनिट स्टेप इनपुट। तो आउटपुट यहां से जो y ऑफ t आया, सो y ऑफ s आ जाएगा आपके पास। s डोमेन में मैं काम कर रहा हूं, दैट इज इनपुट मल्टीप्लाई विद द ट्रांसफर फंक्शन एंड ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट दिस। अब इसका y ऑफ t फाइंड कीजिए, मतलब इसका इनवर्स लैप्लास लीजिए। इनवर्स लैप्लास में y ऑफ t की जगह इन्फिनिटी पुट कर दीजिए और उसकी वैल्यू है 0.8। तो भाई सर फाइनल वैल्यू थ्योरम काय को सिखाई फिर आपने फर्स्ट यूनिट में? और फाइनल वैल्यू थ्योरम कहती है कि इफ दिस t इक्वल टू इनफाइनाइट कैलकुलेट करना है तो आप कुछ मत कीजिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 कहिए, s लिखिए और c ऑफ s लिखिए। यहाँ c ऑफ s की जगह y ऑफ s है, क्योंकि आउटपुट उसने y ऑफ t लिख दिया है। तो आप भी जबरदस्ती की नोटिंग मत करो, आप y इन्फिनिटी ले लो, दिस इज नथिंग बट द y इन्फिनिटी। सो y इन्फिनिटी की वैल्यू इसने लिमिट दिस ऑफ y s है आपके पास, ये रहा। चलो तो जल्दी से हम कर देते हैं। सो लिमिट s टेंड्स टू 0, s गुणा y ऑफ s की वैल्यू है k डिवाइड बाई s 1 प्लस k प्लस एस टाउ, ये गुड कैंसल, एस की जगह 0 जैसे ही रखा तो आपके पास आया k डिवाइड बाई 1 प्लस k, और इसकी वैल्यू जो है बेटा वो है 0.8। 0.8 इसकी वैल्यू, तुरंत k के लिए सॉल्व कर दीजिए इसे। सो k इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.8 k, दिस 0.2। सो k की वैल्यू आ गई आपके पास 4। बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। k की वैल्यू आ गई 4। आया मजा? क्या किया मैंने अभी तक, जो सीखा उसके साथ प्ले किया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। कैसा आ रहा है भाई? कैमरे में कोई समस्या तो नहीं है? लेट मी चेक। एकदम परफेक्ट है सर, परफेक्ट। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। ओहो, देखो ये बात बहुत पढ़ने योग्य है कि ये यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स एक डीके रिस्पॉन्स होता है। मैं आई थी ना जब हमने पढ़ा था, तो यही ग्राफ बना हुआ था, है ना। हैविंग ट्रांसफर फंक्शन भी दे दिया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, ट्रांसफर फंक्शन उसने दे ही रखा है तो आपको झंझट नहीं है। s प्लस अल्फा शोन बिलो, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है। अच्छा जी,
अल्फा की वैल्यू पूछी हुई इसने, है ना। अच्छा, तो देखो ये ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन को यदि आप पोल की बात करोगे तो आपके पास तो बड़ी आसान है कहानी कि सर माइनस अल्फा इज द पोल। If minus alpha is the pole, then time constant is nothing but 1 by alpha. So tau is equal to 1 by alpha आया, and tau is nothing but the time constant. और टाइम कॉन्स्टेंट फॉर द डीके फंक्शन हम ये पढ़े कि उसकी इनिशियल वैल्यू का आपको 37% तक ड्रॉप करवा देना है, यानी कि 0.37 ऑफ इनिशियल वैल्यू, जितना समय लगेगा, और यहाँ वो समय लग रहा है t2, दिस इज द टाइम कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आई है सर दिस, बट आपसे पूछा जा रहा है अल्फा की वैल्यू क्या है, तो आपका रिलेशन आया t2 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। सो अल्फा इज नथिंग बट 1 बाई t2। कितना मज़ा आ रहा है यार, कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इन क्वेश्चंस को करने में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है जी। बात बनी कि नहीं बनी? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या देख लिया सर? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लिया, यूनिट इंपल्स इनपुट दे दिया, आउटपुट इक्वेशन देख ली। सर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लिया, यूनिट स्टेप इनपुट दे दिया, आउटपुट आया, टाइम पैरामीटर भी देख लिए, राइज टाइम, डिले टाइम, सेटलिंग टाइम सब देख लिया। अब क्या करेंगे, अब अभी फर्स्ट ऑर्डर में ही है, हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अब रैंप इनपुट देंगे। रैंप इनपुट के बाद पैराबोलिक इनपुट देंगे, पैराबोलिक इनपुट के बाद साइनोसॉइडल इनपुट भी देख के देखेंगे। ठीक है ना जी? ओके सर, चलो अगली क्लास में मिलेंगे।